नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी का हमारा पहला ही टॉपिक है वर्णमाला। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है वर्ण और दूसरा शब्द है हमारा माला। तो माला से हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं। माला का अर्थ होता है व्यवस्थित समूह। माला का अर्थ होता है व्यवस्थित समूह और वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि चिन्ह या इसी को हम लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक वर्ण और दूसरा माला। तो माला का जो शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित समूह। किसी भी वस्तु की माला हो, जैसे हम फूलों की माला जानते हैं हम लोग, तो फूलों की माला क्या है? फूलों का एक व्यवस्थित रूप से मतलब फूलों को एक व्यवस्थित रूप से सेट कर दिया जाता है, उसी को हम लोग फूलों की माला कहते हैं। उसी तरह वर्णमाला में है, जब वर्णों को हम व्यवस्थित रूप कर देंगे, उनका व्यवस्थित रूप से अरेंज कर देंगे, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो अब अगर इस आधार पर वर्णमाला की परिभाषा बनाएंगे तो क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो इसकी यदि परिभाषा में जाएंगे हम लोग तो हो जाएगा वर्णों, इसी को कहेंगे लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। इस प्रकार इसी आधार पे हमने परिभाषा भी बना दिया। आप लोग देख रहे हैं वर्णों या ध्वनि चिन्हों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो इसमें परिभाषा में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी आधार पर परिभाषा बन भी जाएगी। ठीक है, अब इस परिभाषा में हम माला का अर्थ तो समझ गए, लेकिन लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह का क्या तात्पर्य है। तो आइए आगे देखते हैं कि लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह हम किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी भाषा होगी उसके दो रूप हो सकते हैं। कोई भी भाषा होगी उसको हम दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक तो मौखिक रूप में और दूसरा लिखित रूप में उसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो जो लिखित रूप होता है उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम कहते हैं वर्ण। इसी वर्ण को हम लोग लिपि चिन्ह कहते हैं। वर्ण को ही हम लोग लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह ही कहते हैं। तो सूक्ष्मतम इकाई है लिखित रूप का वर्ण। क्यों सूक्ष्मतम है? क्योंकि वर्ण से ही मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो भाषा का जो सबसे बड़ा अंग होता है वाक्य ही होता है। वाक्य को ही मिला करके हम चाहे पूरी की पूरी किताब लिख लें, पूरा ग्रंथ लिख लें, कोई कहानी बना डालें, वो सब वाक्यों का ही सम्मिलित रूप होता है और इस सब भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है। और भाषा का जो लिखित रूप है उसका सबसे छोटा अंग क्या है? वर्ण है। इसी को हम इकाई कहते हैं। जो सबसे छोटा अंग होता है किसी का उसे हम उसकी इकाई कहते हैं। इसलिए भाषा के लिखित रूप का
सबसे छोटा अंग पूछा जाए तब भी हम बताएंगे वर्ण, या उसकी सूक्ष्मतम इकाई पूछा जाए तब भी उसे हम कहेंगे वर्ण ही कहेंगे। ठीक है। अब हम देखें लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह क्यों कहते हैं। जब हम भाषा के मौखिक रूप में आएंगे, मौखिक रूप का मतलब होता है कि जिस रूप में हम उसको उच्चारित करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में मान लीजिए कोई शब्द है राम, तो हमने राम को उच्चारित किया, लेकिन इसको भी हम और तोड़ सकते हैं। हम उसको रा को अलग बोल सकते हैं, माँ को अलग बोल सकते हैं, क्योंकि राम तो मौखिक रूप का सूक्ष्मतम इकाई है नहीं, क्योंकि राम को भी तोड़ा जा सकता है मौखिक रूप में भी। उसको रा अलग बोल सकते हैं, माँ को अलग बोल सकते हैं, लेकिन अब रा को भी तोड़ दें तो रा को नहीं तोड़ सकते। उच्चारण की दृष्टि से हम रा को और अधिक नहीं तोड़ सकते। इस तरह से हम देखेंगे कि जो मौखिक रूप का जो सूक्ष्मतम इकाई है उसे मूल ध्वनि कहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए अभी जो राम शब्द का उच्चारण किया तो जो ध्वनि निकली, राम की ध्वनि निकली, लेकिन वो सूक्ष्मतम थी नहीं, उसको हमने और सूक्ष्म किया, उसको तोड़ दिया दो भागों में। मान लिया रा अलग से उच्चारित कर दिया और माँ अलग से कर दिया। अब रा को नहीं तोड़ सकते, तो वह ध्वनि जिसको और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं तो वो जो है भाषा की मौखिक रूप की सूक्ष्मतम इकाई है। तो जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको मूल ध्वनि कहते हैं, उसको मूल ध्वनि कहते हैं। तो जो भाषा का मौखिक रूप है उसकी सूक्ष्मतम इकाई मूल ध्वनि हो गई, और लिखित रूप है उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है वो वर्ण हो गया। तो जो मूल ध्वनि है, जो भी ध्वनि निकल रही है, उसको हम लिखने के लिए कोई न कोई ध्वनि चिन्ह विकसित किए हैं, कोई न कोई ध्वनि चिन्ह विकसित किए। मान लीजिए जैसे हमने रा का उच्चारण किया और रा की एक ध्वनि निकली हमारे मुख से, तो रा के लिए जो हमने ध्वनि चिन्ह विकसित किया है वो यही है। अब इस तरह से जो भी चिन्ह हमें दिखेगा लिखित रूप में, वो इसका मतलब रा ध्वनि का एक चिन्ह है। या जैसे हमारे मुख से निकला माँ, तो माँ जो ध्वनि है उसका जो चिन्ह निर्धारित किया गया वो है। तो वही जो मूल ध्वनि होती हैं उनके जो ध्वनि चिन्ह होते हैं लिखित रूप के, उन्हीं को हम ध्वनि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब भाषा, अलग अलग भाषा है, उनके लिखने में अलग अलग लिपियाँ प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि, रोमन लिपि होती है अंग्रेजी में, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। इस तरह से अलग अलग भाषा की लिखने के लिए हम अलग अलग लिपियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं या तो ध्वनि चिन्ह कहेंगे। और दोनों नहीं रहेगा तो हम सीधे सीधे वर्ण कह सकते हैं। कहने का मतलब है चाहे हम वर्ण कहें, चाहे लिपि चिन्ह कहें और चाहे ध्वनि चिन्ह कहें, तीनों का मतलब एक ही है। इसका बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि एक बार परीक्षा में दिल्ली अधीनस्थ में पूछा गया था कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। सीधे सीधे परिभाषा दे दिया गया था और विकल्प में वर्णमाला दिया था, और उस तरह से 2-4 विकल्प थे। तो ज़्यादातर वर्णमाला में परिभाषा जो रट के जाते हैं लोग, यही रट के जाते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे वर्ण के स्थान पे उसने लिपि चिन्ह का प्रयोग कर दिया था। इसलिए इनको भी जानना आवश्यक है कि वर्ण के स्थान पे यदि लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह दे दे तो इसका भी मतलब वर्ण ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्णमाला की परिभाषा समझ गए। वर्णमाला की परिभाषा में जो शब्द आए थे लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह, उनका भी अर्थ समझ गए और माला का अर्थ समझ गए, व्यवस्थित समूह होता है। इस प्रकार वर्णमाला में हम इसी की जो परिभाषा है उसमें जो टर्म्स आए थे या शब्द आए थे उनके बारे में हम समझ गए हैं। अब आगे देखेंगे हम कि हिंदी जो वर्णमाला जो हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। मानक हिंदी में 52 वर्ण होते हैं हमारे। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। इन 52 वर्णों को भी हम विभाजित किए हैं। अब जैसे वर्णमाला में हम विभाजित 52 वर्ण हैं, तो इनको जो विभाजित करेंगे हम, तो हमारा होगा स्वर, इनकी संख्या 11, स्वर की संख्या 11 होती है। आयोग वाह, इनकी संख्या 2 होती है। और व्यंजन, इनकी संख्या 39 होती है।
इस तरह से हम जो 52 वर्ण हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, उनको हम 3 भागों में विभाजित कर दिए हैं। स्वर, इनकी संख्या 11 है, आयोगवाह इनकी संख्या 2 है, और व्यंजन इनकी संख्या 39 है। अब हम इनके बारे में जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात उनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहेंगे। संख्या यहाँ दिया ही गया है 11। अब स्वर में आएंगे क्या? तो आ से लेकर के, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आ से लेकर के वो आओ तक, जो भी हम जिनको कहते हैं कि मात्रा या स्वर जो भी बोलते हैं, उन्हीं को हम स्वर कहेंगे। इसमें अंक और आह शामिल नहीं है स्वर में। बचपन में भले हम पढ़ते हैं तो उसमें अंक और आह भी उसमें स्वर में पढ़ते हैं, लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षाओं के दिख से हम देखेंगे तो जो अंक और आह है वो स्वर में शामिल नहीं है। इसमें शामिल है केवल आ, ई, उ, री, ए, आए और ओ, आओ। देखिए इनकी संख्या 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो स्वर में हम केवल आ से लेकर के औ तक ही शामिल करेंगे, और जो अंक और आह आएगा वो आयोग बाह में आएगा। ठीक है, इसको हम आयोग बाह इसलिए कहते हैं कि आ के योग से ही ये अर्थ को वहन करता है अपने। जैसे इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। तो जो अनुस्वार और विसर्ग है, आ के योग से ही इसका अपने अर्थ को वहन कर रहा है, इसलिए इसे आयोग बाह कहते हैं। बिना आ के हम अनुस्वार को स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। किसी शब्द में तो इसको सीधे अनुस्वार के ऊपर बिंदी लगा देंगे, अनुस्वार हो गया। लेकिन स्वतंत्र दिखाना हमको, तो हम आ लिखेंगे, उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे तब अनुस्वार हो जाएगा। आ लिख करके बगल में 2 बिंदी लगा देंगे तब वो आयोग बाह हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन का जो हमारा वर्गीकरण हुआ है, उसमें हमारा जो पहला है उसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अभी इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे, अभी इसके बाद और लोग देख लीजिए पहले। इसमें का से लेकर के मा तक के वर्ण आते हैं, इतना तो जान लीजिए। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन में का से लेकर के मा तक के वर्ण शामिल हैं। कुल मिलाकर के वर्गीय व्यंजन 25 वर्ण आएंगे। वर्गीय व्यंजन की जो संख्या है 25 है। इसमें का से लेकर के मा तक के वर्ण आएंगे। अब दूसरा होगा व्यंजन का ही जो वर्गीकरण हुआ है, उसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। इसमें कौन कौन आएंगे उनको देखते हैं। या, रा, ला और वा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है। इसमें जो आते हैं सा, सा, सा और हा। इसको हम तालव्य सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, इसको दंत सा कहते हैं। अभी आगे हम जब देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पे पता चल जाएगा। वैसे हम पढ़ने के दौरान केवल सा ही कहते हैं। ठीक है, तो उस व्यंजन में 4 आ गए, अंतस्थ व्यंजन में 4 आ गए, और वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन में 25 आ गए, का से लेकर के मा तक। अभी भी इसमें 2 वर्गीकरण बाकी रह गया है। ठीक है, इधर देख लीजिए। एक होगा इसमें संयुक्त व्यंजन, इसका चौथा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है। इसमें आएंगे छ, त्रा, ज्ञा
और स्रा। ठीक है, अभी इनकी संख्या 37 हुई है। 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37। अभी 2 और है क्योंकि 39 करना है। तो एक होता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसी का है, चौथे का 5वां यहाँ कर दे रहे हैं हम। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, इसमें आएगा अड़ा और अढ़ा। ये अंगा नहीं है, अड़ा है। ठीक है, जैसे कहते हैं पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा में अढ़ा आ रहा है, पढ़ा में अड़ा आ रहा है, तो इसको हम अड़ा और अढ़ा कहते हैं। इस तरह से हमारे व्यंजन की जो संख्या है 39 हो गई। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन जो है 25 हैं, जिसको हम का से लेकर के मा तक जितने भी वर्ण आएंगे, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इयाँ, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये जितने माँ तक आए यहाँ तक 25 वर्ण हैं, वो सब के सब हमारे वर्गीय या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं कि अंतर्मन से आवाज़ निकलती है, ऐसा कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण के समय हवा जो हमारे मुख से निकलती है वो बहुत संघर्ष करते हुए निकलती है, जिससे ऊष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। सा 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 एक ही तरह का उच्चारण है, उसमें केवल एक अंदर से जो साउंड निकलेगी थोड़ा सा प्रेशर से निकलती है, इसलिए हवा ऊष्म हो जाती है, इसलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन की व्याख्या और संयुक्त व्यंजन की व्याख्या हम इसके बाद बताएंगे आपको। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो तो। उसके बाद हम मिटा करके आगे चलेंगे। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब देखिए, पहले हम वर्गीय व्यंजन के बारे में देखेंगे। वर्गीय व्यंजन या इसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम का से लेकर के मा तक के जितने भी वर्ण हैं उनको हम 5 वर्गों में विभाजित कर दिए हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे यहाँ लिख करके। और स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि का से लेकर के मा तक का जब हम उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारा मुख के अंदर या मुख का कोई न कोई हिस्सा स्पर्श करता है। कोई हर वर्ग के लिए अलग अलग है, तो अभी हम देखेंगे, तो इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन के बारे में पहले हम देख लेंगे। इसके जो 5 वर्ग हैं, पहला वर्ग है का वर्ग। इसमें आएंगे का, खा, गा, घा, अंगा। ये पांचों के पांचों हमारे का वर्ग में आएंगे। जब हम कहेंगे का वर्ग तो इसका मतलब पांचों की बात हो रही है। इसी तरह होगा चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। अब अगला होगा हमारा ता वर्ग। ता, था, दा, धा और ना। अब 5वां और अंतिम वर्ग जो हमारा है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा और माँ। इसीलिए हमने बोला था आपसे का से लेकर के माँ तक के जितने भी वर्ण हैं हमारे, ये
ये 25 वर्ण हैं। एक लाइन में 5 है तो 5 लाइन में 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएंगे। तो का से लेकर के माँ तक के जितने भी हमारे वर्ण हैं ये सारे के सारे वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि इनको हम 5 वर्गों में विभाजित कर दिए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि का वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं, का से लेकर के अंग्या तक। चा वर्ग में भी 5 वर्ण आ रहे हैं, चा से लेकर के इया तक। टा वर्ग में भी 5 वर्ण आ रहे हैं, टा से लेकर के आड़ा तक। ता वर्ग में भी 5 वर्ण आ रहे हैं, ता से लेकर के ना तक। और पा वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं, पा से लेकर के मा तक। जब भी इनका उच्चारण करेंगे आप करके देख सकते हैं तो कोई न कोई हमारे मुख का कुछ ना कुछ स्पर्श करता है। चाहे जीभ तालु को स्पर्श करेगी, जीभ मूर्धा वाले भाग को स्पर्श करेगी, या दांत को स्पर्श करेगी, कुछ में ओंठ आपस में स्पर्श करेंगे, कुछ में अंदर कंठ के पास स्पर्श होगा। जैसे इसका उच्चारण करेंगे तो कंठ में देखिए स्पर्श होगा जा करके जीभ का पिछला हिस्सा, इसलिए इसको हम कंठ कहेंगे, कंठ ध्वनियाँ हैं। तालु कहते हैं इसको, तालव्य या तालु, क्योंकि जीभ हमारी तालु को जाके स्पर्श करती है। चा छा जा जब भी उच्चारण करेंगे चा से लेकर के यहाँ तक का स्पर्श करेगी जीभ निश्चित रूप से। टा का करेंगे तो मूर्धा को, मूर्धा मतलब हमारे दांत के और तालु के बीच का जो खुरदरा स्थान होता है मुख के अंदर ऊपरी हिस्से में जबड़े में, उसी को मूर्धा कहते हैं। तो जीभ जा करके इसके उच्चारण में उस मूर्धा वाले स्थान को स्पर्श करती है, करके देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह जब हम ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे ये दांत को स्पर्श करेगी। ता था दा धा ना, जीभ हमारी आकर के दांत से लड़ेगी बार बार, इसलिए इसको हम दंत वर्ण कहते हैं। उसी तरह हमारा जो पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे दोनों ओंठ आपस में स्पर्श करेंगे, इसलिए इस वाले वर्ण को हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो मुख के अंदर कुछ न कुछ स्पर्श कर रहा है इनके उच्चारण करते समय, इसलिए का से माँ तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन के कहने का कारण वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन कहने का कारण एक कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं मुख के अंदर इनका उच्चारण करते समय, इसलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब यहीं पे एक बात और आप लोग समझ लीजिए, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग मतलब का वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा, चा वर्ग का अंतिम वर्ण इया, टा वर्ग का अंतिम वर्ण अड़ा, ता वर्ग का अंतिम वर्ण ना और पा वर्ग का अंतिम वर्ण मा है। ये जो पांचों हैं हमारे, ये तो का वर्ग के ही हैं। का वर्ग में अंगा है, चा वर्ग में इया है, टा वर्ग में अड़ा है, ता वर्ग में ना है और पा वर्ग में मा है। लेकिन इनको अलग से भी नाम दिया गया है, नासिक के वर्ण है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से भी निकलती है, नाक से आवाज़ आती है, इसलिए इन पांचों को हम सामूहिक रूप से नासिक वर्ण कहते हैं। जब भी हम नासिक वर्ण की बात करेंगे तो इसका मतलब है इन पांचों में से कोई हो सकता है, ठीक है, तो नासिक वर्ण कहते हैं। और इसका दूसरा नाम पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अपने वर्ग के पांचवा वर्ण है। जैसे का वर्ग का 1 2 3 4 पांचवा वर्ण है, चा वर्ग का 1 2 3 4 पांचवा वर्ण है, टा वर्ग में देखेंगे टा 1 2 3 4 पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा। तो अपने अपने वर्ग में ये पांचवा वर्ण है, इसलिए इनको हम पंचम वर्ण या पंचम अक्षर कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम नासिक वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ नाक से भी निकलती है, ठीक है। तो जब भी हम नासिक की बात करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, या पंचम वर्ण या पंचमाक्षर की बात करेंगे तब भी इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे पंचमाक्षर में ए आ जा रहे हैं पांचों वर्ण, इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो वर्ण वर्ग हैं हमारे, जो भी ये वर्ग हैं, इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक का वर्ग का पहला अक्षर है, एक का वर्ग का दूसरा अक्षर है, एक तीसरा अक्षर है, एक चौथा है और एक पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग की यही हालत है। जिसे हम कहें का वर्ग का पहला अक्षर का, चा वर्ग का पहला अक्षर चा, क्योंकि इस वर्ग में पहला तो ही होगा। टा वर्ग में पहला ए हो जाएगा, ता वर्ग में पहला ए हो जाएगा, पा वर्ग में पहला ए हो जाएगा। तो यदि जैसे पंचमाक्षर में पांचों आएंगे, उसी तरह
प्रथम अक्षर कहें, प्रथम वर्ण में तो ए आ जाएंगे। अब वर्ग की बात अलग अलग है, जैसे हम कह दिए कि टा वर्ग का प्रथम वर्ण तो ए हो जाएगा। उसी तरह जो द्वितीय वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का ए होगा। का वर्ग का द्वितीय वर्ण खा होगा, चा वर्ग का द्वितीय वर्ण छा होगा, टा वर्ग का द्वितीय वर्ण ठा होगा, ता वर्ग का द्वितीय वर्ण था होगा और पा वर्ग का द्वितीय वर्ण फा होगा। इसी तरह तृतीय वर्ण हो गए यहाँ से लेकर सारे के सारे। वर्ग का नाम आ जाने से हम आप पता कर सकते हैं किसकी बात हो रही है। जैसे कहा जाए टा वर्ग का तृतीय वर्ण, तो टा वर्ग का तृतीय वर्ण डा हो जाएगा, क्योंकि टा वर्ग ये है 1 2 3। इसी तरह का वर्ग का तृतीय वर्ण गा हो जाएगा, चा वर्ग का तृतीय वर्ण जा हो जाएगा, पा वर्ग का तृतीय वर्ण बा हो जाएगा। चतुर्थ वर्ग की भी बात इसी तरह होगी। का वर्ग का चतुर्थ वर्ण घा, चा वर्ग का चतुर्थ वर्ण झा, टा वर्ग का चतुर्थ वर्ण डा, ता वर्ग का चतुर्थ वर्ण धा और पा वर्ग का जो चतुर्थ वर्ण है वो भा है। ठीक है, इस प्रकार हम देख रहे हैं जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं उनको नंबरिंग दे दी गई, मतलब नंबर दे दिया गया प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक अक्षर को। ठीक है, तो जैसे यदि हम कह दें कि पहला दूसरा वर्ण, तो इसका मतलब है ए पाँचों और ए पाँचों। अब इसमें से कौन होगा तब पता चला कि जब हम वर्ग का नाम लेंगे। जैसे हमने कह दिया चा वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो चा वर्ग की बात हुई तो पहला दूसरा चा और छा, तब होगा हम केवल चा और छा की बात कर रहे हैं। जैसे कह दिएगा पा वर्ग का दूसरा वर्ण, तो पा वर्ग का दूसरा वर्ण मतलब फा की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम वर्ग का नाम ना लें, सीधे कह दें पहला दूसरा वर्ण, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें 10 में से कोई भी हो सकता है। इसको आप लोग देखने बड़ा आसान लग रहा है, बचपन में हम लोग सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत ही यहीं से करते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी भूमिका है प्रतियोगी परीक्षा में। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसलिए इसको सीख जाइए। और वर्ण विच्छेद में भी काम करेगा, संधि में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। इसको ठीक से समझ लीजिए। जब भी हम पंचम वर्ण की बात करेंगे ये आएगा, नासिक की कहेंगे तब भी यही होगा, चतुर्थ वर्ण की बात करेंगे तो इसमें से कोई होगा, तृतीय वर्ण की बात करेंगे तो इसमें से कोई होगा, द्वितीय वर्ण की बात करेंगे तो इसमें से कोई हो सकता है, और प्रथम वर्ण की बात करेंगे तो इसमें से कोई हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको देख लिए हैं। अब हम आएंगे संयुक्त व्यंजन में, कि संयुक्त व्यंजन इसको क्यों कहते हैं। संयुक्त का मतलब जानते हैं कि मिलाना या मिलना या मिलाना, संयुक्त करने का मतलब ही होता है मिलना या मिलाना। इसमें इसका मतलब निश्चित रूप से एक से अधिक वर्ण संयुक्त हो करके बने हैं, इसीलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं, तभी तो नाम संयुक्त व्यंजन पड़ा है। अब संयुक्त में हम देखेंगे क्या क्या संयुक्त होकर बना है। तो पहले हम देखेंगे छा को, तो छा में कौन कौन से वर्ण संयुक्त होकर के इसका छा का निर्माण किए हैं। तो इसमें जो पहला वर्ण है वो है का, जो हमारा दूसरा वर्ण है इसमें वो है सा, और तीसरा वर्ण है आ। ये तीनों मिल करके छा का निर्माण किए हैं, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन जब भी हम लिखते हैं इस तरह हलंत लगा के लिखते हैं। ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं व्यंजन नहीं है। अभी हमने आपको बताया था स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर जो हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है बिना किसी स्वर की सहायता से, जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। अब जैसे यहाँ पे इसको हलंत लगा के लिखें, इसका उच्चारण करना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि आधा है जिसको हम लोग आधा का कहते हैं। अब इसमें हम छोटा आ शामिल कर देंगे तो पूरा का हो जाएगा। तो व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है हलंत के साथ आता है, और ये जो लिखा गया है इसमें सब में छोटा आ शामिल है, क्योंकि स्वर 2 काम करता है। स्वर जो है 2 काम करता है। जब व्यंजन के साथ मिलेगा तो व्यंजन का हलंत हटा देगा और अपनी मात्रा व्यंजन के साथ लगा देगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। अभी इसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा का प्लस आ, ये व्यंजन है और ये हमारा स्वर है। अब जब मिलेगा तो एक पहला काम करेगा हलंत हटा देगा। अब इससे मिल गया, हलंत हट गया, और दूसरा काम करता है अपनी मात्रा लगाता है। चूँकि छोटा आ की कोई मात्रा निर्धारित नहीं है, इसके लिए कोई किसी मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। तो ऐसे हिंदी के वर्ण जिनको हम देखते हैं बिना हलंत के, लेकिन उस पर कोई मात्रा लगी नहीं होती है, तो समझ जाइए उसमें छोटा आ शामिल है। अब इसमें किसी में हलंत नहीं लगा है, हलंत के साथ तो नहीं है, और किसी पे कोई मात्रा भी नहीं लगी दिख रही हमें, तो इसका मतलब सब में छोटा आ शामिल है।
जब भी हम तोड़ेंगे का को, जैसे तोड़ेंगे का को तोड़ेंगे तो हलंत का और आ जाएगा। इसी तरह हमको मान लीजिए जा को तोड़ना हुआ हमें, तो हलंत जा और इसमें छोटा आ निकाल देंगे, क्योंकि व्यंजन का मूल रूप यही है। इसको इस रूप में लाने के लिए हमने इसके साथ आ का योग कर दिया है, तभी हम उच्चारण ही कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम कहें का च जा, तो इस तरह से उच्चारण हो नहीं सकता है पढ़ते समय। तो उच्चारण की सुविधा के लिए हम सबके साथ स्वर का योग कर दें। इसीलिए कहा जाता है व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, जबकि स्वर का उच्चारण किया जा सकता है। तो इस सब में जो है छोटा आ शामिल है। अब मान लीजिए यहीं पे हमने, जैसे इसके साथ हमने बड़ा आ ले लिया, अब ये क्या करेगा, इसका हलंत हटाएगा, अपनी मात्रा लगाएगा। तो बड़ा आ की तो मात्रा भी होती है, बड़ा की हम लोग जानते हैं मात्रा होती है। तो पहला काम किया, इसका हलंत हटाया, और दूसरा काम किया, मात्रा लगा दिया। यदि मान लीजिए हम इसके साथ बड़ी ई ले लिए, कोई भी स्वर ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई बंधन है। का हलंत के साथ बड़ी ले लिए, तो ये स्वर है, ये दो काम करेगा। सारे के सारे स्वर व्यंजन से योग करते समय दो काम करते हैं। पहला काम हलंत हटाएंगे, दूसरा काम अपनी मात्रा लगा देंगे। तो ई का जब इससे योग होगा तो हलंत हटाएगा, ठीक है, हलंत हो गया, एक काम इसका हो गया। दूसरा काम क्या करेगा, अपनी मात्रा लगा देगा। इसकी जो मात्रा है ई की हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें से सा को छोटा आ शामिल है, इसको हम अलग किए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन वर्णों के संयुक्त होकर के संयुक्त हुआ है, तब छा का निर्माण हुआ है। इसको कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है देखने को, का प्लस सा। तो का प्लस सा यही है, क्योंकि सा में यहाँ हलंत लगा दिए तो छोटा आ को अलग कर दिए। अभी हमने आपको यही बताया था नीचे, जब हलंत लगाएंगे तो उससे छोटा आ अलग कर देंगे। अब इसमें कोई मात्रा है नहीं, तो कोई मात्रा नहीं लगी इसमें, इसका मतलब इसके साथ जो स्वर का योग हुआ है वो छोटा आ ही है। जब इसके साथ कोई मात्रा लगी होती तो हम पहचान जाते हैं कि जो मात्रा जिस स्वर की है वो स्वर से योग किया है। जब कोई मात्रा ना दिखे तो इसका मतलब है कि छोटा आ योग किया है। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, का हलंत प्लस सा, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि हम इसमें से आ को अलग कर दिए, इसमें भी हलंत लगा दिए। इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। इसी तरह त्रा के बारे में हम देखेंगे, ये त्रा की बात करेंगे, इसमें भी तीन वर्ण का योग हुआ है, ता हलंत, रा हलंत और आ। जब ये तीन वर्ण मिले हैं तब जाके त्रा का निर्माण हुआ है। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से ता हलंत कर देंगे, रा पूरा कर देंगे, तो ए आ इसमें समाहित कर देंगे, तो ए आ करके इसका हलंत हटा देगा। कोई मात्रा नहीं होती इसलिए मात्रा तो दिखेगी नहीं, लेकिन हलंत भी नहीं दिखेगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन चारों कहते हैं। अब हम ज्ञा की बात करेंगे। यदि ज्ञा की बात करें तो हम देखेंगे इसमें भी जा, इया और आ। जा, इया और आ का जब योग हुआ है, जा व्यंजन, इया व्यंजन और आ स्वर का जब योग हुआ है तो ज्ञा का निर्माण हुआ है। इसको भी आ को इसमें शामिल कर देंगे, आ को इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे इसमें दो दो कर दें, इसमें भी दो कर सकते हैं अगर चाहें हम तो। जा, हलंत और इया। अब यहाँ से अगर हलंत हटा देंगे तो इसका मतलब आ इसमें शामिल हो गया है। लेकिन हो तो संयुक्त होने से, और चाहे तीन को संयुक्त करेंगे तब बन रहे हैं, या इस तरह लिखेंगे तब भी दो तो संयुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर भी चाहे दो को देखें तब भी संयुक्त हो रहा है, और चाहे इस तरह तोड़ेंगे तो तीन को संयुक्त हो रहा है। तो जो कई मतलब एक से अधिक वर्ण के संयुक्त होने से जब निर्माण हो रहा है इन व्यंजनों का, इसीलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग, अभी हमारा स्रा बचा हुआ है। अब देखेंगे स्रा के बारे में। सा, रा, आ, इन तीन वर्णों के योग से स्रा बना है। इन तीन वर्णों के योग से ही स्रा बना है, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं,
ऐसे लिख सकते हैं, सा प्लस रा पूरा कर देंगे, हलंत हटा देंगे तो आ इसमें शामिल हो जाएगा। इसलिए इन 4 वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक वर्णों के संयुक्त होने से इनका निर्माण हो रहा है, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हम बहुत सारे बना सकते हैं, संयुक्त व्यंजन हम बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन इन चारों को स्पेशली इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये वर्णमाला में इनकी गिनती शामिल है। जो वर्णमाला में जो व्यंजन की संख्या 39 हमने अभी आपको बताया था, उसमें से इन चारों की भी गिनती शामिल है, इसलिए इन चारों को हम वर्णमाला के साथ पढ़ते हैं। और जो भी संयुक्त व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे वो वर्णमाला में शामिल नहीं, हम किसी भी व्यंजन का संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। उसके साथ किसी एक को हलंत के साथ ले लेंगे और बाद में किसी एक को पूरा ले लेंगे, पूरा का मतलब है बिना हलंत का ले लेंगे, दोनों को संयुक्त कर देंगे तो हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन जो है हमारे वर्णमाला में जो शामिल है केवल 4 हैं और इसके अलावा हम बहुत सारे बना सकते हैं। इस तरह से आज की जो हमारी क्लास है वर्णमाला की, यहीं पे हम इसको रोकेंगे। इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, एक बार में समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप लगे रहेंगे, इस तरह उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो हम आपको इस पर हमेशा पूरा वीडियो देते रहेंगे। हिंदी का भी इस पर मिलेगा आपको, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, मैथ वगैरह का भी इस पर वीडियो आपको मिलता रहेगा। बस केवल ये है आप लोग देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने मित्रों से भी कराइए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। अब आप लोग इसको देखिए, यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।